रात के ठीक 12:30 बज रहे थे। मुंबई के पॉश इलाके में सन्नाटा छाया हुआ था और तभी मल्होत्रा विला में एक तेज चीख गूंजी। पर उस चीख को सुनने वाला कोई नहीं था। अगली सुबह रोहित की पत्नी ने जब रोहित की लाश देखी तो सीआईडी को बुलाया। सीआईडी टीम सायरन बजाती हुई घटना स्थल पर पहुंची। लाश की जांच करो। यस सर। इंस्पेक्टर रविकांत और सब इंस्पेक्टर अजय ने डेड बॉडी का पंचनामा शुरू किया। शरीर पर चाकू के गहरे घाव थे। इस दौरान रोमा और शीला ने नोटिस किया कि खिड़कियां, दरवाजे सब अंदर से बंद थे। बाहर किसी के आने जाने का कोई सुराग नहीं था। ड्राइंग रूम में सीआईडी टीम बैठी थी। सामने सोफे पर रोहित की पत्नी नीता मल्होत्रा, छोटा भाई अमन मल्होत्रा और नौकर रामलाल थे। नीता की आंखें लाल थी, अमन बेहद गुस्से में था और रामलाल घबराया हुआ था। हम चाहते हैं कि आप लोग सच सच बताएं कि कल रात आप कहाँ थे और क्या कर रहे थे। सर, मैं अपनी सहेली की बर्थडे पार्टी में गई थी। वापस आकर मैंने ये सब देखा। मैं अपने दोस्त के घर था। मैं तो भाभी के भी बाद आया हूँ। रामलाल, तुमने कुछ नहीं बताया? मुझे नींद की गोली खाकर सोने की आदत है, इसीलिए मुझे रात में क्या हुआ कुछ नहीं पता। तुम झूठ बोल रहे हो रामलाल। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है, आप लोग यहीं रहिए, हम दोबारा आएंगे। चलो। फिर अगले दिन डॉक्टर दास रिपोर्ट लेकर ऑफिस में दाखिल हुए। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। रोहित की हत्या रात 11:45 से 12 बजे के बीच हुई है। ना कोई जहर, ना कोई नशीली दवा। मतलब कातिल ने बस हमला किया। हैरानी की बात यह है कि कमरे के अंदर सिर्फ रोहित के फिंगरप्रिंट्स हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि कातिल अंदर आया कैसे? चलो एक बार फिर मल्होत्रा विला चलकर बातचीत करनी पड़ेगी। वो लोग फिर से रोहित के घर पहुंचे। नीता जी, आपने कहा था कि आप बर्थडे पार्टी में थी। हाँ। लेकिन हमें पता चला है कि आप वहां पर थी ही नहीं। नीता जी, सच्चाई बताइए, आप पार्टी में नहीं थी तो फिर कहाँ थी? मैं अपनी माँ के घर गई थी। फिर आपने पार्टी का झूठ क्यों बोला? क्योंकि रोहित ने मुझे किसी को बताने से मना किया था। लेकिन क्यों? क्योंकि हमें ब्लैकमेल किया जा रहा था। ब्लैकमेल? कौन कर रहा था? रोहित का पुराना बिजनेस पार्टनर संदीप। ओह, ऐसा? तब तो हमें संदीप से मिलना पड़ेगा। सीआईडी संदीप के ऑफिस पहुंची। संदीप एक आरामदायक कुर्सी पर बैठा था। उसकी आंखों में न कोई डर है और न ही अफसोस। संदीप, तुम्हें पता है हम यहाँ क्यों आए हैं? हाँ, तुम लोगों को शक है कि मैंने रोहित को ब्लैकमेल किया था। यही ना? शक ही नहीं, हमें सबूत भी मिल सकते हैं। ब्लैकमेल? अरे मुझे उसकी मौत से क्या फायदा? तो फिर तुम रोहित को धमकी क्यों दे रहे थे? अगर धमकी दी होती तो रोहित पुलिस के पास क्यों नहीं जाता? सच ये है कि मैंने उसे धमकाया ही नहीं। वो लोग एक दूसरे की ओर देखते हैं। मामला उलझता जा रहा था। चलो यहाँ से, कोई फायदा नहीं है। मल्होत्रा विला की सीसीटीवी फुटेज निकालो। वो लोग वापस आ गए। लेकर रात 11:30 बजे एक काली गाड़ी धीरे धीरे मल्होत्रा विला के सामने आकर रुकती है। कुछ सेकंड तक वहां खड़ी रहती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। सर, ये गाड़ी हत्या से ठीक 15 मिनट पहले आई थी। गाड़ी किसकी है? स्वामी तुरंत कंप्यूटर पर कुछ टाइप करता है। कुछ सेकंड्स बाद स्क्रीन पर गाड़ी की डिटेल्स आ जाती हैं। सर, ये गाड़ी किसी और की नहीं, रोहित के पुराने नौकर विजय की है। विजय, जो 6 महीने पहले नौकरी छोड़ चुका था। ये अब यहाँ क्यों? जाओ, इसके घर जाओ, पता करो। वो लोग विजय के घर पहुँचते हैं और दरवाजा खटखटाया जाता है।
लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। लगता है विजय यहाँ नहीं है। दरवाजा तोड़ो, हमें तलाशी तो लेनी पड़ेगी। अजय दरवाजा तोड़ता है। सीआईडी टीम अंदर जाती है, लेकिन घर खाली था। कपड़े अस्त व्यस्त थे, मानो किसी ने जल्दबाजी में भागने की कोशिश की हो। क्या विजय मर्डर के बाद भाग गया? तभी रविकांत के पास एक कॉल आता है। सर, विजय की लाश मिल गई है। क्या? विजय की लाश? एसीपी सहित सीआईडी टीम नदी के किनारे पहुंची। लाश पानी से आधी बाहर निकली हुई थी। चेहरे पर चोटों के निशान थे। मतलब विजय को भी मार दिया गया? क्या वो कोई राज जानता था इसलिए? अब जरा संदीप का पता करो कि उसकी बातों में कितनी सच्चाई है। रोमा और शीला संदीप के होटल पहुंचती है, जहां वो मोस्टली रहता था। हम सीआईडी से हैं। क्या हमें होटल के सीसीटीवी फुटेज मिल सकते हैं? रिसेप्शनिस्ट कंप्यूटर चेक करता है और स्क्रीन पर फुटेज दिखाता है। फुटेज में संदीप होटल के अंदर बैठा हुआ दिख रहा था। रात ठीक 11:30 बजे। मतलब संदीप सच बोल रहा था। वो 11:30 बजे होटल में था। बहुत कंफ्यूजन है। सीआईडी की टीम रोहित की कॉल हिस्ट्री देख रही थी। सर, मर्डर से ठीक पहले रात 11:44 पर उसने किसी से 6 मिनट तक बात की थी। कौन था वो शख्स? नंबर किसी फेक आईडी पर लिया गया था, असली नाम और पहचान छिपाने के लिए। मतलब कातिल ने प्लानिंग के साथ नंबर लिया था ताकि उसका नाम सामने ना आए। लेकिन ये नंबर किसके नाम से लिया गया, इसे ट्रेस करो। और एक काम करो, पहले नीता और उसके बेटे अमन के पास चलो। अभी तक हमने उनकी तलाशी नहीं ली है। टीम नीता के घर पहुंची और तलाशी शुरू हुई। नीता बेहद परेशान दिख रही थी। तभी स्वामी को उसके बैग से एक मुड़ी तुड़ी चिट्ठी मिली। तुम सच नहीं बताओगी तो अंजाम बुरा होगा। नीता, ये चिट्ठी तुम्हें किसने भेजी थी? मुझे नहीं पता। ये कुछ दिन पहले मेरे बैग में मिली थी। मैं डर गई थी, इसीलिए किसी को बताया नहीं। डर तो तुम्हें अब लगना चाहिए। तुम लोग तलाशी जारी रखो, शायद कुछ और मिल जाए। इंस्पेक्टर रविकांत दीवारों को ध्यान से देखता है और एक जगह अजीब सी खरोंचों को नोटिस करता है। सर, यहाँ कुछ गड़बड़ है, चेक करो क्या है। वो दीवार पर जोर से हाथ मारता है और अचानक एक गुप्त दरवाजा खुल जाता है। सीढ़ियां तहखाने की ओर जा रही थी। सीआईडी टीम टॉर्च जलाकर नीचे उतरती है। तहखाने में चारों तरफ धूल और जाले थे, लेकिन एक टेबल पर खून से सने फिंगरप्रिंट्स दिखाई दे रहे थे। सर, खून! फिंगरप्रिंट्स का सैंपल फॉरेंसिक टीम को भेजा जाता है। कुछ घंटों बाद रिपोर्ट्स आ जाती हैं। सर, डीएनए रिपोर्ट आ गई है। ये फिंगरप्रिंट्स रोहित के भाई अमन की है। सीआईडी टीम अमन को गिरफ्तार कर पूछताछ करना शुरू करती है। अमन बेहद घबराया हुआ था। वो पसीने से तरबतर था। अमन, सच सच बताओ, तुमने रोहित को क्यों मारा? मैंने रोहित को नहीं मारा। रोहित के शरीर पर कोई संघर्ष के निशान नहीं थे। इसका मतलब है कि वो कातिल को पहचानता था। मतलब कि तुम। नहीं नहीं। लेकिन कमरा अंदर से बंद था। अगर ये बाहर गया तो दरवाजा अंदर से लॉक कैसे हुआ? कमरा असल में अंदर से बंद नहीं था। दरवाजे के लॉक के साथ छेड़छाड़ की गई थी। इसने बाहर निकलने के बाद ऐसा इंतजाम किया कि दरवाजा अंदर से लॉक दिखे। हाँ तो नीता, अब सच बताने का वक्त आ गया है। नीता के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो हड़बड़ाते हुए बोलती है, अरे आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? फिंगरप्रिंट तो अमन के मिले हैं ना, तो उसी से पूछिए ना। फोन तो उसने ही किया था। तुम सीआईडी को बेवकूफ समझती हो क्या? अमन उस रात घर में था ही नहीं। ये बात हम ऑलरेडी पता लगा चुके हैं। घर में सिर्फ रोहित और तुम थे, और तुम्हारे पास मोटिव भी है। इसीलिए खुद बता दो। हम बताएंगे तो बात ज्यादा बढ़ जाएगी। हाँ, मैंने ही रोहित को मारा। मुझे पता चला कि रोहित का अफेयर चल रहा है।
मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी। मैंने अमन को किसी बहाने से बाहर भेज दिया और स्टडी रूम में रोहित से बात करने के लिए गई। बहस इतनी बढ़ गई कि गुस्से में मैंने चाकू उठा लिया और एक झटके में ही सब खत्म हो गया। अब तुम्हें फांसी होगी, फांसी। तुमने प्लानिंग करके दरवाजे के लॉक के साथ छेड़छाड़ की ताकि ये सुसाइड लगे, लेकिन जुर्म का कोई परफेक्ट प्लान नहीं होता नीता।